फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखे होंगे, मैंने बहुत सारी बातें लिखी हुई थी, तो उन सारी बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जानिएगा और उसके साथ साथ आपको ऑथेंटिक न्यूज़ दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपको सही जानकारी सही समय पर तुरंत आपको मिल सके। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक मैंने जो है ये आपको एक लेटर जो है वायरल हो रहा था, वो मैं आपको ले लिया हूँ। उस लेटर में लिखा क्या, ये आप समझिएगा। बीपीएससी टीआरई जिसका विज्ञापन 26/2023 जो कि था चल रहा था भर्ती, जिसका रिजल्ट आ चुका है, जिसका सेकंड मेरिट लिस्ट का वेटिंग चल रहा है। तो ये भर्ती में जो रिक्त पद बच गए हैं उसे बीपीएससी टीआरई 2.0 में जोड़कर नया विज्ञापन जारी करने का संबंध में, यानी ये जो अपना शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग को मतलब लेटर लिखा जा रहा है। मतलब एक तरह से शिक्षा विभाग ने लेटर लिख रखा है कि हम जो भी पद हमारे बचे हुए हैं, जो पिछली वाली वैकेंसी थी टीआरई 1.0 वाली, उसको टीआरई 2.0 में ऐड कर दे। यानी जो अपकमिंग वैकेंसी जिसका फॉर्म भरा जा रहा है, 25 नवंबर तक आपके पास लास्ट डेट है, लेकिन निबंधन करने का 17 तारीख तक, 15 तारीख तक, आपको 14 तारीख तक बिना विलम्ब शुल्क के और 17 तारीख तक विलम्ब शुल्क के साथ आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया गया है। तो उसमें ये पद जोड़ दिए जाएंगे जो बचा हुआ है। तकरीबन 50,000 के पोस्ट लगभग 9th 10th और 11th 12th में मिला करके बचे हुए हैं, जो कि इस भर्ती में जोड़े जाएंगे। अब रही बात आपकी प्राथमिक शिक्षक की, क्योंकि प्राथमिक की तो वैकेंसी जो खाली हुई है या जो खाली हो रही है अभी भी, वो खाली वैकेंसी कहाँ जाएगी? क्योंकि प्राथमिक का जो है वो ना तो इस बार वैकेंसी आया है और ना ही उसको ऐड ऑन करने का कहीं कोई प्रारूप दिया गया है। तो ये बात पड़ती है खाली वैकेंसी का। तो इसमें सेकंड मेरिट लिस्ट आनी ही आनी है। तो देखिए, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, पक्का है आएगी। उसके लिए सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए क्या करना है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी वो ज़्यादातर प्राइमरी का आएगा। 9th 10th का तो आएगा बट उतना नहीं आएगा, लेकिन प्राइमरी वाले का पूरा सीट जो है वो सेकंड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट से ही भरी जाएगी। और लेकिन 9th 10th वाले की जो बची हुई सीट है उसको टीआरई 2.0 में जोड़ने का एक अवसर है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी है ऑलरेडी, बस उसमें लाके जोड़ देना है। तो ये बात रही। अब मैं आपको अगला दिखाता हूँ। देखिए, अगला ये है कि जो नवनियुक्त शिक्षक जिनको नियुक्त कर दिया गया, जिनका रिजल्ट हो गया बीपीएससी में, उन्होंने अगर कहीं भी कभी भी पहले अगर ये सीईआरटी और डाइट या फिर बीपार्ट से अगर आपने प्रशिक्षण को लिया है, पहले कभी लिया है उनमें से कुछ, जैसे पहले कोई नियोजित शिक्षक रहा हो या पहले से कोई पढ़ा रहा हो, ऐसा शिक्षक हो जो कि प्रशिक्षण पहले से प्राप्त किया हो, तो उसको मतलब यहाँ पर तत्काल प्रशिक्षण से मुक्त किया जाता है। मतलब उसको तुरंत प्रशिक्षण देने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट ज्वाइनिंग करेगा। तो उसका जो है मूल पदस्थापन स्थल पर अविलंब योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। यानी आप तुरंत जाइए, ज्वाइनिंग कीजिए, आप पढ़ाना शुरू कीजिए, ऐसा इसमें मतलब कहा गया। तो जिन्होंने पहले कर लिया ट्रेनिंग, उनको कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे का क्या प्लान है ये आप समझ लीजिएगा। अतुल प्रसाद जी जो ये हैं, इनका ट्विटर हैंडल है, ये ऑफिशियल ट्विटर है जिसको एक्स आप कहते हैं। तो ये उनका ऑफिशियल हैंडल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीपीएससी चेयरमैन लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पर, और ये आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे जब इनका आप एक ट्वीट देखेंगे, ये अभी ये 16 घंटा पहले इन्होंने ट्वीट किया कि प्रेजेंटली देयर इज नो प्लान टू अलाउ एंड बीटेक बीएड, जो भी हो, मतलब इस टाइम कोई भी प्लान ऐसा नहीं है अलाउ करें सीटेट या फिर बीएड अपेयरिंग कैंडिडेट इन टीआरई 2.0। यानी जो अभी रिक्तियाँ चल रही हैं, जिसका फॉर्म भरा जा रहा है टीआरई 2.0 में, उसमें ना तो ये सीटेट को और ना ही ये बीएड को, ना बीएड ना सीटेट, दोनों में से कोई भी अपेयरिंग कैंडिडेट को अलाउ नहीं करेंगे। मतलब वो अलाउ नहीं करें, मतलब ये आपके लिए एक तरह से बहुत बुरी खबर है। जिनके पास सीटेट का सेकंड पेपर पास नहीं हो पाए थे, या फिर जिन्होंने बीएड अभी कर रहे हैं, उनका भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, उनके लिए बहुत बड़ी दुख की बात है कि उनको अलाउ नहीं करेंगे। मतलब अपेयरिंग कैंडिडेट को जो है ये टीआरई 2.0 में अलाउ नहीं करेंगे, चाहे वो सीटेट का अपेयरिंग कैंडिडेट हो या फिर बीएड का अपेयरिंग कैंडिडेट हो, तो इसको अलाउ नहीं करेंगे। फिर लिखा है मतलब जो है इंस्टेंट, मतलब कि अब लेकिन इसके अलावा क्या करेंगे, देयर इज ए प्लान टू होल्ड टीआरई एवरी ईयर इन अगस्त। मतलब आपके लिए, आप जो इंटरेस्ट रख रहे हैं इसमें, उसके अकॉर्डिंग ये क्या बोल रहे हैं कि लेकिन आपके लिए एक अच्छा अवसर ये है कि आप देयर इज ए प्लान टू होल्ड, मतलब ये इनका प्लान है, मतलब इनका पूरी तरह से तैयार है योजना कि हर साल, देखिए एवरी ईयर इन अगस्त, यानी हर साल अगस्त के महीने में टीआरई का एग्जाम लें। यानी हर साल टीआरई यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, यानी टीचर का जो भर्ती करेंगे, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है, शिक्षक भर्ती जो है, तो ये हर साल के जुलाई के महीने में अब लेंगे, ऐसा इन्होंने प्लान कर लिया है। मतलब इनका प्लान है कि हर साल जुलाई के महीने में, हर साल अगस्त के महीने में, हर साल अगस्त के महीने में ये आपका टीचर का वैकेंसी लाएंगे। जैसे कि बीपीएससी की वैकेंसी आती है, जैसे 68 की आई थी, 67 की आई थी, 69 की आई थी, 70 की आई थी, तो वैसे हर साल अब टीचर की भी वैकेंसी आएगी जो कि आपके अगस्त में आएगी, ऐसा इन्होंने बता दिया। यानी आपके पास अगर ये मौका चूक जाता है तो अगले साल आप तक पढ़ते रहिए, अगले साल तक जो भी वैकेंसी होगी आपकी टीआरई में जोड़ करके उसको आपको अगस्त में निकाल दिया जाएगा। तो आप उसके लिए वेट करिएगा। तो ये सब बात था कि उनका जो है प्लान नहीं है आप कोई भी कि अपेयरिंग कैंडिडेट को वो मौका दें। ठीक है, बाकी चलिए वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा।
जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है ये 1 to 5 में पिछले बार का कट ऑफ है। पिछले बार का यानी अभी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी उसका कट ऑफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो आपको पता भी होगा कि जनरल में 67 नंबर, वहीं फीमेल जनरल में 57 नंबर, इसी तरह से करके अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग कट ऑफ्स आए थे। मिनिमम कट ऑफ 39 रखा गया था बहुत जगह पे, और मतलब वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उन्होंने मान रखा है कि 39 नंबर जिसका होगा उसको पास मान लिया गया है इसमें। तो ये सब चीज़ें थी। तो अब ये जानना है कि सेकंड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ क्या होने का उम्मीद है। देखिए अगर मैं बात जनरल की करूं तो आप देख सकते हैं जनरल में 67 नंबर गया था, और डेट ऑफ बर्थ भी मैटर रखता है 1986। मतलब जितना सीनियर लोग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए उम्र में अगर आप 28 साल के हैं और आप कोई एक 29 साल का है, कोई एक 30 साल का है, तो जो 30 साल का है उसको पहले नौकरी दी जाएगी, फिर 29 साल वाले को दी जाएगी, फिर 28 साल वाले को दी जाएगी। उसी हिसाब से अगर पकड़ के चलें तो 1986 पर कट ऑफ बनाया गया है 67 नंबर में। यानी 67 नंबर पाने वाले जितने भी छात्र होंगे 1986 के बाद अब 1900 किसको दिया जाएगा, 87 को दिया जाएगा, 88 को दिया जाएगा, 89 को दिया जाएगा। इसी तरह करते 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 जो मिनिमम डेट ऑफ बर्थ होगा 1967 में उसको दिया जाएगा। फिर आएगा कट ऑफ गिर करके 67 से 66 पर, फिर 66 वाले में भी ऐसे ही किया जाएगा। जो सबसे सीनियर होगा उसको सबसे पहले, फिर उसके बाद उसको, फिर उसको, इस तरह से करते करते कट ऑफ बनती है। तो 67 में अभी नहीं तो कम से कम 200 बच्चे तो और ऐसे होंगे जो 67 नंबर पाए होंगे और जिनका डेट ऑफ बर्थ 1986 के बाद का होगा। तो पहले अगर रिवाइज रिज़ल्ट आता है तो पहले 67 नंबर वाले में ही जिसका 67 नंबर पाया होगा और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, तो पहले तो उनका होगा जिनका 67 नंबर लाने के बाद भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, क्योंकि उसमें 100-200 लोग ऐसे होंगे ही होंगे, क्योंकि हर कट ऑफ पर बहुत सारे डेट ऑफ बर्थ वाले बच्चे मिल जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कट ऑफ के बाद जो है आप 66 नंबर पर आएगा, फिर 65 नंबर पर आएगा, फिर 64 आएगा। इसी तरह करते करते सेकंड मेरिट लिस्ट बनेगी। तो मेरे हिसाब से कम अगर मान लीजिए गिरेगा तो इसमें 2-3 नंबर तो गिरने का उम्मीद रहेगा ही। यानी अगर किसी का 63 से ज़्यादा नंबर आ रहा है, किसी का 63 प्लस नंबर अगर आ रहा है, तो मेरे हिसाब से वो सेकंड मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ ही जाना चाहिए। तो 63 प्लस वालों का तो आ ही जाएगा, बाकी जनरल में। उसी तरह से अलग अलग कैटेगरी में जो है अलग अलग मार्क्स सेकंड मेरिट लिस्ट में जो है आएंगे नाम सामने उनके। लेकिन एक बात ये ध्यान रहे कि 39 नंबर जिनका भी कट ऑफ बना था उनका मतलब वही रहेगा, क्योंकि वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो आप अगर उतना नहीं पाते हैं तो फिर आपका नहीं हो पाएगा। तो 39 से कम कट ऑफ नहीं जाएगी, 39 से ज़्यादा ही रहेगी, मतलब उतना ही रहेगा 39 तक। और जो बाकी बचता है और सब में अगर आपका कट ऑफ जो भी बना रहा होगा आपकी कैटेगरी में, उसमें 2-3 नंबर तक कट ऑफ गिरने की उम्मीद रहेगी। बाकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो जल्दी ही जारी होने वाली है, 1 से 2 दिनों के अंदर में। जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 1 में लोग जो मांग रहे हैं, एक तो हमें उसका डेटा नहीं आया है, तो वैकेंसी हमारे पता चलेगा कितने ड्रॉप आउट्स हैं, कितने डिस्क्वालीफाइड हुए हैं, तभी हम सप्लीमेंट्री आंकड़ा हमें पता चलेगा कितने थे। तो उसका रिजल्ट हमारी पार्टी में थोड़ा पीछे जाएगा। उसके पहले जो आपने भी प्रश्न किया कि कई ऐसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, जैसे हमारे असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षाएं हैं, उसका फाइनल रिजल्ट देना है, हमें एपीओ के है, हमारे AA का है, कई ऐसे और भी हैं जैसे अभी 69 पीटी का है रिजल्ट, उसके साथ सीडीपीओ का भी उसमें लगा हुआ है। उसके अलावा हमारे 68 का मेंस का रिजल्ट भी है। एपीओ का भी हम लोगों ने इंटरव्यू भी कंप्लीट करा लिया है, लेकिन अभी उसका रिजल्ट बनाना है, उसमें कुछ हमें मेडिकल कराने हैं दिव्यांगजनों का। तो इन सब को लेकर देखा जाए तो अभी हमारे कई ऐसे मामले हैं जो काफ़ी परिपक्व हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, उनका हमें परीक्षा फल निकालना है। टीआरई 1 के वर्क प्रेशर के कारण से कार्य बोझ बहुत ज़्यादा था उसमें, इसके कारण से वो रुक गया। तो अब चूंकि टीआरई 1 का कार्य बोझ कम हुआ है, तो टीआरई 2 के कार्य बोझ आने के पहले हमारा प्रयास रहेगा कि हम जितने लंबित मामले हैं यथासंभव हम उनको चरणबद्ध तरीके से निकालते जाएं उसका परीक्षाफल। सर, ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हुई है, सर अभ्यर्थी जानना चाहते हैं सर कि आप कब तक दे पाएंगे। मैं जानता हूं सर आपके पास और अन्य विभाग हैं जिनकी परीक्षा आपने ली है, उससे सप्लीमेंट्री रिजल्ट सर कब तक आ पाएगा, कोई सर समय सीमा तो होगी? देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट सबसे पहले तो निर्भर करेगा कि शिक्षा विभाग जो अपना प्रतिवेदन दे वो हमें बताएगी कि कितने अभ्यर्थी ड्रॉप आउट्स हुए हैं। मतलब ड्रॉप आउट्स का मतलब ये होगा जो मल्टीपल रिजल्ट्स वाले कितने अभ्यर्थी हैं जो एक ही जॉब करेंगे, दूसरा जॉब खाली करेंगे, इसलिए ड्रॉप आउट्स हो गए। उसके अलावा डीवी में भी कुछ लोग असफल भी होंगे, कुछ लोग उसमें भी अनुपस्थित रहेंगे। शिक्षा विभाग से हमारी लगातार बैठक होती रहती है। जब से हम लोगों ने परीक्षाफल घोषित किया उसके बाद हमारी 2 बैठकें भी हो चुकी हैं उनके साथ। वो हमारी हमेशा बैठक होती रहेगी, तभी तो हम आगे काम कर सकेंगे। टीआरई 1 से भी संबंधित, टीआरई 2 से भी संबंधित सभी बैठकें हमारी होती रहती हैं।
हमें जब तक वो आंकड़े नहीं आएंगे तब तक स्वाभाविक है कि मैं उस पर कोई भी प्रतिक्रिया या कोई भी समय सीमा नहीं दे सकता हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर करूँगा कि जब आंकड़े आ जाएंगे तो भी हमारे प्रायोरिटी में, चूंकि जैसा मैंने बताया कि हमारी कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं उसका परीक्षाफल अभी लंबित है, हमारी प्रायोरिटी में अभी वो ऊपर रहेगा और TRE 1 का सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट जो होगा वो थोड़ा वेट करना होगा। सर एक सवाल ये है कि जो सर ये परीक्षा सर अभी इसका रिजल्ट आया था, जो सेकंड फेज की जो आपने बहाली ली है सर, ये आपने 25 नवंबर तक आवेदन का आपने समय दिया है। इसी भी सर दिवाली भी है, छठ भी है, एक महत्वपूर्ण सर छठ पूजा है। सर अभी तक मन में सवाल है कि अगर आप 5 नवंबर से 25 नवंबर तक 20 दिन का समय दे रहे हैं तो सर क्या इतनी जल्दी हो पाएगा? सर क्या शिक्षा विभाग की तरफ से कोई दबाव निकाल के दे दीजिए ताकि हम एक रिजल्ट जारी कर सकें? सर थोड़ा समय तो कम बचता है सर, 5 से 25 नवंबर। देखिए, शिक्षा विभाग से ऐसा कोई दबाव नहीं है। हम लोग खुद भी चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी करके इसमें परीक्षाफल हम लोग घोषित कर सकें समय रहते। आप जानते हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा जो है जब हमको आयोजित करनी है तो हम लोग इसको जाड़ा में नहीं कर सकते हैं, ठंड में नहीं हो सकता। नहीं होने सकने का बहुत से कारण है, उसमें कुछ अभ्यर्थियों को भी असुविधा होगी, कुछ हमें भी बाहर से आएंगे, रात में रुकने में कठिनाई होगी, प्लेटफॉर्म पर रुकना पड़ता है तो उसमें कठिनाई होगी। दूसरा कि कुछ कलाचारी भी लोग हो सकते हैं जो जिसके कारण से जाड़े में मफलर है, टोपी है, स्वेटर है, कई तरह के मतलब कलाचार करने का उनकी संभावना बढ़ सकती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए या तो हम अभी दिसंबर में कर लें, मतलब शुरुआत में ही मतलब, और नहीं तो फिर हम लोग फरवरी के बाद कर पाएँ। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हम लोग उसको दिसंबर में ही जल्दी करेंगे। 7, 8, 9, 10 का इसलिए हमने औपबंधिक रूप से घोषित भी किया है तिथि। और ये हमारा, जैसे हम लोगों ने ये घोषणा औपबंधिक रूप से तिथि की घोषणा हम लोगों ने पहले कर रखा था। हमने विज्ञापन में के माध्यम से जो आवेदन देने के लिए हमने अधिक समय इसलिए दिया क्योंकि अभ्यर्थी अपना जो दस्तावेज है वो अपना आराम से बनवा लें और उसके बाद वो अपना जमा कर दें उसमें, इसलिए हम लोगों ने 25 तारीख तक कर दिया। लेकिन निबंधन जो है जिसके बेसिस पर हमें पता चलता है कि कितने अभ्यर्थी इसमें आने वाले हैं, ताकि हम उसके हिसाब से अपनी तैयारियां करें, किस विषय में कितने अभ्यर्थी होंगे। इसकी तैयारी करने के लिए हमें आवश्यक है कि हमें उनका निबंधन पहले करा लें और उसके पहले ये सूचना हम लोग एकत्रित कर लें। वो हम लोग कर रहे हैं। अभ्यर्थी जो है वो देखिए कि अभी 2-3 महीना पहले उन लोगों ने जो परीक्षा दिया उसमें काफ़ी लोगों ने तैयारी किया ही है उसमें, और कुछ तो जैसे प्राइमरी में BED वाले लोग जो लोगों ने भी उसको दिया तो एक तरह से उनके लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट हो गया, क्योंकि उसमें तो उनका होना नहीं था क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश था। तो एक तरह से उनके लिए भी प्रैक्टिस हो गया। तो मैं समझता हूँ कि कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि दोबारा देंगे, उसमें उन लोगों की प्रैक्टिस पहले से है। उसके बावजूद अगर जो नए अभ्यर्थी भी अगर आते हैं तो नए अभ्यर्थी को भी मतलब 1.5 महीना तो काफ़ी मिलता है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि उन्हें वही चीज़ पढ़ना है, वही चीज़ करना है जो वो बाद में जब शिक्षक बनेंगे तो जो पढ़ाएंगे या जो पढ़ा रहे हैं उनको वही जानकारी रहना है। उसकी जानकारी उसका सिलेबस के हिसाब से रहेगा। स्टैंडर्ड ऑफकोर्स उसका स्टैंडर्ड वो रहेगा जो उनकी अपनी पात्रता अर्हता जो जैसे ग्रेजुएशन अगर जिसका है तो उनका स्टैंडर्ड जो होगा क्वेश्चन का वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। जो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है तो उनका स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चन का पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। अगर हम कहें कि अगर फिजिक्स विषय अगर किसी को पढ़ाना है +2 में तो स्वाभाविक रूप से उसको +2 के विद्यार्थी से ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा उनका स्तर होना है, इसलिए हम लोग PG लेवल का स्तर लेंगे। लेकिन फिजिक्स के टॉपिक्स जो रहेंगे वो वही रहेंगे जो वो 12th में पढ़ाएंगे। सर ये 70,000 पदों के लिए बहाली निकली है। पिछला जो हुआ था वो 1,70,000 पदों के लिए था। सर 50,000 पोस्ट लगभग वैकेंट रह गए। वो सर कब तक ऐड हो पाएगा? सर आपकी कई बार जो परीक्षा हुई है आप सर लोग फॉर्म भरते गए और आपने जो है उसमें रिक्तियाँ आप जोड़ते गए। सर ये रिक्तियाँ जो 50,000 रह गई हैं जो वैकेंट पोस्ट है, सर क्या इसको ऐड करेंगे क्या इसमें? देखिए, कोई भी रिक्ति हम तभी ऐड कर सकते हैं जब शिक्षा विभाग और प्रशासनिक विभाग अपने अध्यादेश में उसको ऐड करने के लिए कहेगी। हमारे विज्ञापन में हमेशा रहता है कि घट बढ़ सकता है, वैकेंसी हमेशा देते हैं। अब पिछली बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि 68 में भी और 69 कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम में भी हम लोगों ने वैकेंसी को बढ़ाया था। जैसे जैसे आता है हम लोग बढ़ा देते हैं। परीक्षा होने के पहले तक तो कम से कम अभ्यर्थियों को मालूम होना चाहिए कि कितनी वैकेंसी हुई, तो वो हम लोग कट ऑफ डेट उसी हिसाब से रखते हैं और वही रखेंगे इसमें भी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो वैकेंसी पिछले बार नहीं भरा जा सका क्योंकि अभ्यर्थी की संख्या ही काफ़ी कम थी, अमूमन कहा जाए कि लगभग 50,000 ऐसी वैकेंसी है जो कि अभ्यर्थियों की संख्या ही कम रहने के कारण से भरा नहीं जा सकता था, संभव ही नहीं था वो। तो वो मुझे उम्मीद है कि वो कैरी फॉरवर्ड होगा और वो TRE 2 में आना चाहिए। जब आ जाएगा तो हम लोग उसको भी घोषित कर देंगे। सर बस एक आखिरी सवाल आपसे है कि सर इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि सर किसी पे उंगली उठा देना बहुत आसान काम होता है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। सर आपको इसका पूरा श्रेय मिलता है। आपको हम सर ये बच्चे भी कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया है। सर 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, आपने पिछले दिनों एक लिस्ट जारी की थी जिसमें 12 लोग ऐसे थे जो दूसरे के स्थान में परीक्षा देते हुए पकड़े गए हैं। सर ये कहाँ से हो गया ये? देखिए, कोई भी अभी जैसे राम राज्य तो नहीं है कि अपराध मुक्ति रहेगा, कोई भी ऐसा स्थिति नहीं होता है। स्वाभाविक है कि जो अपने जो खुराफाती तत्व जो है कदाचारी है वो अपने कदाचार करने से बाज नहीं आएंगे। अगर सब कुछ अगर अच्छा रहेगा तब फिर मुझे कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आखिर वो लोग हैं तभी तो मेरी भी जरूरत है। अगर वो रहेंगे ही नहीं तो मुझे मेरी भी जरूरत नहीं है और पुलिस की भी जरूरत नहीं है। फिर तो आराम से लोग दें परीक्षा अपना चले जाएं। क्योंकि कदाचारी लोग रहते हैं और हम लोग मान के चलते हैं कि कुछ न कुछ लोग एलिमेंट्स इस तरह से आएंगे ही आएंगे और इसके लिए हम लोग एहतियात बरतते हैं, तभी तो पकड़े गए वो। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इस तरह के भी लोग अभ्यर्थी होंगे जो अपने दस्तावेज में भी गड़बड़ किए होंगे, करते हैं। और हम लोग मान के चलते हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा में और जब नौकरी का इतने वर्षों के बाद ये नौकरी मिल रही है तो लोग बाई हुक और बाई क्रुक जिसको कहते हैं, ये इनके प्रकार मतलब उसको हिंदी सही हिंदी उसकी यही है, वो प्रयास करेंगे, कुप्रयास करेंगे। जितना हम लोग छांट सकते हैं अलग अलग लेवल पर, अलग अलग फिल्ट्रेशन लेयर पर हम लोग उतना छांटे गए। हम लोगों ने भी कुछ DV कराया, उसमें भी छांटा हम लोगों ने बड़ी संख्या में। फिर उसके बाद हम लोग जो मेरिट लिस्ट निकाले उसमें भी हम जानते थे कि उसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे जरूर होंगे जो फर्जी करके आ रहे हैं। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसलिए तो किया ही गया था और इसीलिए सशर्त ही हम लोगों ने परीक्षाफल दिया। वो छठे हैं, वो छटेंगे वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अगर कोई उसके बावजूद कोई बच गया तो इसके बाद का भी एक लेयर है और ये योगदान के बाद का लेयर है जो वृहद अनुसंधान का मामला है, वहाँ भी छटेंगे। जब भी अभी तो हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर रखा है कि हम अपना अभ्यर्थियों का जो डॉसियर जो होता है वो हम सॉफ्ट कॉपी देते हैं, सॉफ्ट कॉपी डिजिटली साइन करके देते हैं। ये परिपाटी हम लोगों ने पिछले 6-7 महीने 8 महीने से स्टार्ट कर दिया है। तो इसका उद्देश्य ये था कि जो हम सॉफ्ट कॉपी डिजिटली साइन करके देंगे, एक तो वो प्रॉपर होगा, दूसरा कि उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग बायोमेट्रिक डेटा जो हम लोग कलेक्ट करते हैं वो हम देंगे। वो सॉफ्ट कॉपी में दिया जा सकता है, उसका कोई हार्ड कॉपी हो नहीं सकता है। तो वो सॉफ्ट कॉपी में जब बायोमेट्रिक डेटा देते हैं तो कोई भी सफल अभ्यर्थी अगर योगदान करके नौकरी भी कर रहे हैं, अब ये हो सकता है ना कि राम कुमार ने सारी परीक्षा दिया, सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राम कुमार ने किया और श्याम कुमार नौकरी पर करने के लिए पहुंच जाए, बिल्कुल संभव है।
और ऐसी संभावना को ही ध्यान में रख करके ही हम लोगों ने जो डॉसियर जो है वो सॉफ्ट कॉपी में भेजना शुरू किया सॉफ्ट कॉपी में, जिसमें कि हम उसका बायोमेट्रिक डिटेल्स भी देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अभ्यर्थी सफल होने के बाद नौकरी कर रहे हैं, उनका अटेंडेंस के समय मान लीजिए 1 महीना 2 महीना 3 महीना के बाद भी कभी भी अगर उनका बायोमेट्रिक से मिलान किया जाएगा तो पता चलेगा कि ये तो फर्जी आदमी काम कर रहा है, तो उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी। 750 भी मिल सकता है, 500 भी मिल सकता है और 1000 भी मिल सकता है। तो आपको चलिए बताता हूँ पूरा स्टेप कैसे फॉलो करना है और आपको कैसे कैसे ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें अपना खाता बनाना है, अकाउंट बनाना है और अकाउंट बनने के बाद आप अर्न एंड रेफर ऑप्शन पर जाकर अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको अर्निंग का भी प्रूफ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफरल कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में। फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल अपना नाम रखिएगा और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए। फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है। और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आपका मान लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना है कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी है जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपये तो 0 रुपये बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, ये भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। एप्लीकेशन आपके सामने होगा। आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूं, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अर्न एंड रेफर करके जहां पे आप रेफर अर्न करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस समय मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें शेयर करके लिखा हुआ है, इस पे शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल में जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया। इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह किया है और प्रोडक्ट वगैरह खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया। आप इससे अर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 मैंने 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं दिखा दूं ये लास्ट मैंने 26 तारीख को आपको दिखाई